हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज का टॉपिक है व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के विषय में मैं आप लोगों को पहले एक वीडियो में समझा चुकी हूँ। उसके बारे में हम लोग विस्तृत वार्ता कर चुके हैं। अब हम लोग आज व्यक्तित्व के प्रकार के विषय में समझेंगे। व्यक्तित्व के विषय में बहुत से शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से जो मनोवैज्ञानिक हैं उन लोगों के आधार पर, समाजशास्त्रियों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व के कई प्रकार बताए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उसमें बहुत ध्यान से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इससे आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो या नेट हो, उसके लिए बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि युंग ने किस तरह से व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। युंग ने सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है जो कि व्यक्ति शाय नेचर का होता है, अपनी बातों को दूसरों के साथ हमेशा शेयर नहीं करता है, अपने मन की बातों को अपने मन में रखता है और बहुत कम लोगों के साथ वो अपने मन की बात बताता है, अन्यथा वो अपनी चीज़ों को अपने मन के अंदर ही रखता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व कैसा होता है? जो कि कोई भी बात ऐसी ना हो जो बताने योग्य हो, वो सभी लोगों को बताना चाहता है। छोटी से छोटी बातों को बहुत तेज़ी से सबके साथ बोलने की कोशिश होती है और अपनी आसपास की चीज़ों को भी इस तरीके से लोगों के सामने बताते हैं जैसे बहुत बड़ी बात हो और उनको बस बोलना होता है। किसी भी तरह की बातें जो हैं वो शेयर करनी होती हैं। ये बहुत छोटी सी तकलीफ़ हो उसको शेयर करना, उसको बढ़ा चढ़ा करके बताना, ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इनका नेचर बिल्कुल अलग होता है। नेक्स्ट है उभयमुखी व्यक्तित्व। उभयमुखी व्यक्तित्व कैसा होता है? ये मिला जुला व्यक्तित्व होता है, जैसे कि अंतर्मुखी का और बहिर्मुखी का। उभयमुखी व्यक्तित्व थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा नहीं बोलते हैं, यानी वो कुछ चीज़ें जब अपना एटमॉस्फेयर देखते हैं उनके साथ बताते हैं, वरना वो शांत रहते हैं। ये उभयमुखी व्यक्तित्व होता है जो कि दोनों का मिला जुला रूप होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं ई क्रिशमर या क्रिचमर के अनुसार। ये आपको कोई भी नाम इसमें से अगर मिलता है, क्रिशमर लिखा हो या क्रिचमर लिखा हो, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ये अलग अलग नहीं है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इस तरह का नाम आता है तो आप ये जान लें ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर बांटा है। और कितने प्रकार में बांटा है? 4 प्रकार में। पहला है पुष्ट यानी एथलेटिक, दूसरा दुबला पतला जो कि एस्थेनिक, तीसरा घनत्वक यानी पिकनिक, चौथा विमूर्ति यानी डिस्प्लास्टिक। पुष्ट शरीर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एथलेटिक, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि वो खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों का शरीर कैसा होता है? सुगठित होता है, पुष्ट मांसपेशियां होती हैं, चौड़ा कंधा, हाथ पांव लंबे और सुडौल शरीर होता है।
मांसल होता है लेकिन सुडौल होता है, वो कहीं से कमज़ोर नहीं दिखाई देते हैं। वो किस श्रेणी में आते हैं? पुष्ट यानी एथलेटिक श्रेणी में आते हैं। दूसरा है दुबला पतला यानी एस्थेनिक। इस तरह के जो लोग होते हैं वो संकीर्ण वक्ष या दुबले पतले होते हैं और बहुत चौड़ा फैला हुआ सीना उनका नहीं होता है, संकीर्ण वक्ष वाले होते हैं। लंबाई अधिक होती है, आयतन कम होता है। आयतन मीन्स उनका डायमीटर कम होता है और कभी कभी वो समाज में हंसी का पात्र भी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो इतने दुबले पतले होते हैं कि जैसे आपने सामान्यतः सुना होगा कि लोग कहते हैं अरे वो तो इतना पतला है कि कुछ भी पहन लेता है, ऐसे लगता है जैसे हैंगर में टंगा हुआ हो कुछ। इस तरीके से वो हंसी का पात्र भी बनते हैं। नेक्स्ट है घनत्वक यानी पिकनिक। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े हंसमुख स्वभाव के होते हैं। उनका शरीर का जो गठन होता है ये नाटे कद के होते हैं। इनके अंग सटे हुए होते हैं यानी चिपके हुए हाथ पांव होते हैं और हाथ पैर छोटे होते हैं, गोलाकार और होते हैं और साथ में इनके कंधे और वक्ष जो है वो सीधा होता है, छोटे होते हैं और साथ में ये ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत दुबले पतले से हैं, नाटे कद के हैं, हल्के से मोटे भी हैं। इस तरह के ये घनत्वक होते हैं क्योंकि ये चौड़े होते हैं। और इनका जो बोलने का तरीका होता है या लोगों के साथ मिलने जुलने का तरीका होता है वो कैसा होता है? ये लोकप्रिय होते हैं, लोगों में घुल मिल जाते हैं। विमूर्ति यानी डिस्प्लास्टिक। विमूर्ति इस शब्द से आप लोग इसको बड़े अच्छे से याद कर लीजिए। मूर्ति, अगर हम किसी मूर्ति के बारे में सोचते हैं तो हम जानते हैं कि मूर्ति कैसी होती है, जिसको कि हम लोग बहुत सुडौल और एक एक अंग उसका बिल्कुल अनुपात में बना हो, इस तरह का हमारे दिमाग में एक रचना आती है। अगर मूर्ति है तो बहुत खूबसूरत सी मूर्ति होगी। और यहाँ पर इसका क्या नाम है? विमूर्ति, यानी जो अच्छा ना हो। मूर्ति कैसी हो? बेकार हो। इन्होंने यहाँ पे शरीर को बोला है, इसलिए शरीर कैसा होगा? वो भी अनुपात में नहीं होगा, उसके अंग जो है वो बेमेल होंगे। या जैसे कि उसका जो गठन होगा, शारीरिक गठन, वो उसके हाथ पांव कहीं लंबे हो सकते हैं या तो किसी के छोटे हो सकते हैं, दोनों इस श्रेणी में आ सकते हैं विमूर्ति में, जिसमें कि उनका जो शरीर का अनुपात है वो बाकी अनुपात जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके तरीके से नहीं होता, अंग विकृत हो सकते हैं उनके। ये सभी विमूर्ति में यानी डिस्प्लास्टिक में आते हैं। आप अनुपात में कैसे कहते हैं कि शरीर होता है? अब हम लोग एक साधारण व्यक्ति को देखते हैं, हम लोगों के दिमाग में एक चीज़ क्लियर है कि ये व्यक्ति देखने में ठीक लग रहा है, यानी ये इसके जितना भी शरीर के जो भी पार्ट्स हैं वो सुडौल बने हुए हैं और एक नाप में बने हुए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि आपकी जो हथेली है हाथ की, उससे हम लोग अपना चेहरा अगर नापते हैं तो हम अगर अपने चिन पे हथेली का नीचे वाला हिस्सा रखते हैं और जो उंगली का लास्ट पोर होता है यानी जहाँ पे नाखून होते हैं वहाँ तक हमारा पूरा चेहरा और हमारे मुंह का साइज़ एक बराबर होता है। इसी तरीके से पूरे शरीर का एक नाप होता है, उस नाप के अनुसार ही शरीर को नापा जाता है कि ये सुडौल है, अनुपात में बना है या नहीं बना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। W.H. शेल्डन, ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने शरीर की विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो जो W.H. शेल्डन है, इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं: गोलाकृति, आयताकृति, लंबाकृति। यानी गोलाकृति जो है वो है एंडोमोर्फिक। एंडोमोर्फिक क्या होते हैं? इस तरह के जो शरीर वाले व्यक्ति होते हैं
वो कोमल होते हैं, गोल होते हैं, बहुत देखने में आपको गोल मटोल से और बहुत कोमल शरीर वाले इस तरह के व्यक्ति दिखाई देते हैं जो गोलाकृति वाले होते हैं, और इनकी पाचन शक्ति जो होती है वो बड़ी दृढ़ होती है। अगर हम यहाँ पाचन शक्ति से अगर कहें, क्योंकि कौन गोल मटोल होगा, जो कि ज़्यादा खाता होगा, तो उसकी पाचन शक्ति भी अच्छी होगी, तभी तो खाता होगा। और साथ में क्या होते हैं, आलसी होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा खाएगा वो आलसी भी होगा, वो फुर्तीला नहीं होगा। अब हमने एंडोमॉर्फिक के बारे में आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं आयताकृति वाले जो होते हैं, मेसोमोर्फिक जो होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनका शरीर हष्ट पुष्ट होता है, जोशीले होते हैं और भारी शरीर, पतली चमड़ी और लंबे होते हैं। इसमें आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि आपने पहले एथलेटिक के बारे में सुना था, उसी तरीके से आप इसको आयताकृति वाले को यहाँ पर जो उसकी क्वालिटीज़ है वही इनकी क्वालिटीज़ होती हैं। यहाँ अभी आपने इसमें पढ़ा था कि जो इन्होंने कृष्णर ने बताया है कि एथलेटिक वाले जो था वही यहाँ आप जो है आयताकृति वाले की सेम क्वालिटीज़ इसकी और इसकी मिलती हुई हैं। साथ में जिसमें जोश होगा वो क्रोधी भी होगा। भाई अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में तैयार हैं, हमारे में ताकत है, तो हम लड़ने के लिए भी तैयार होंगे। तो ये जो मेसोमॉर्फिक होते हैं, आयताकृति वाले होते हैं, ये कैसे होते हैं? इनका शरीर देखने में सुडौल होता है, ना मोटे होते हैं ना पतले होते हैं, चमड़ी इनकी पतली होती है, हष्ट-पुष्ट शरीर होता है, लंबे होते हैं और क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ जो हमारे हीरो हैं उन लोगों को आप ले सकते हैं, जैसे कि आप इसमें अजय देवगन को रख सकते हैं। आप लोग नाम तो सबने सुना होगा उनका, आप उन्हें इसकी श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका लंबा आकृति। लंबा आकृति जो होती है, ये व्यक्ति लंबे होते हैं, नाजुक होते हैं, अविकसित होते हैं और हाड़ मांस के पुतले की तरीके से दिखते हैं। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था, एस्थेनिक यानी दुबले पतले शरीर में जो इसकी क्वालिटीज़ होती हैं वही क्वालिटी इनकी भी होती हैं जो लंबा आकृति वाले होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम थार्नडाइक। थार्नडाइक जो थे, इनके अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं और इन्होंने जो व्यक्तित्व के प्रकार किए हैं वो किस आधार पर किए हैं? विचार के आधार पर किए हैं। और ये समाजशास्त्री कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने 3 प्रकार में इसको बांटा है, स्थूल विचार वाले, सूक्ष्म विचार वाले और प्रत्यय विचारक। जो सूक्ष्म विचार वाले व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? जो वस्तुओं के माध्यम से विचार करते हैं, जैसे भूगोल में मानचित्र की सहायता से ज्ञात करना। अब मानचित्र की सहायता से क्या चीज़ें हम लोग पता करते हैं? कौन सा देश कहाँ है, कौन सी रेखा कहाँ है, ये सब हम लोग उससे भूगोल से जानते हैं। तो ये किन चीज़ों का से विचार करते हैं? किसी वस्तु के माध्यम से करते हैं। ये होते हैं स्थूल विचार वाले। सूक्ष्म विचार वाले कौन से होते हैं? सूक्ष्म से यहाँ स्पष्ट हो रहा है जो कि बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ों को ध्यान में रखकर उस पर विचार करते हैं, वो होते हैं सूक्ष्म विचार वाले। जैसे कि गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक, तर्कशास्त्री। जब वैज्ञानिक ज़रा सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तब कहीं जा कर के एक किसी चीज़ का आविष्कार कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं नई चीज़ों को।
जो तर्कशास्त्री होते हैं वो तर्क किस आधार पर करते हैं? जब उन बहुत से चीज़ों का वो ज्ञान लेते हैं, बहुत से चीज़ों के विषय में वो पढ़ते हैं और उनकी बारीकियां ढूंढते हैं, तब वो किसी भी विषय पर तर्क रख पाते हैं, कर पाते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों पे विचार करते हैं। तीसरा है यहाँ पे प्रत्यय विचारक। प्रत्यय विचारक कैसा होता है? जो संकेतों, चिन्हों के माध्यम से विचार करते हैं। इसमें आप मान सकते हैं मौसम वैज्ञानिक को ले सकते हैं, गणितज्ञ को ले सकते हैं, या भौतिक वैज्ञानिक, पुरातात्विक, ये सब आ सकते हैं, क्योंकि ये इन चीज़ों से ढूंढते हैं, ये संकेत देखते हैं और चिन्ह देखते हैं। पुरातत्व से कैसे पता चलता है सब चीज़ों का? पुरातात्विक जो होते हैं, पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं, वो पुरानी चीज़ों को देखते हैं, किसी गुफा के बारे में, उनके चित्रों के बारे में, कि उस शताब्दी में कैसे चित्र मिले थे, तो उनको वो चिन्ह मिलते हैं वहाँ से। उन चिन्हों से वो पता लगाते हैं कि ये किस पीरियड का है। तो ये इनको चिन्ह प्राप्त होता है। प्रत्यय विचारक जो होते हैं वो चिन्हों की सहायता से, या संकेतों की सहायता से। संकेत से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? जैसे मौसम वैज्ञानिक हैं, उनको संकेत मिलता है कि सपोज़ अरब सागर से या हिंद महासागर से किस तरह के लहरें उठ रही हैं और ये किस दिशा में जाएंगी, इनकी गति क्या होगी, ये कहाँ से मुड़ेंगी, ये वहाँ से उनको संकेत मिलते हैं। तब ये सबको सचेत करते हैं कि अब क्या होने वाला है। नेक्स्ट है फ्रेशनर। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने व्यक्तित्व की जो रचना बताई है, वो बताई है शरीर रचना के आधार पर। इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। पहला है गोलकाय, सुडौलकाय, लंबकाय और आयतकाय। इन्होंने जो नाम रखे हैं वो पहले आप जिनको पढ़ चुके हैं उन लोगों से मेल खाते हुए हैं, और सभी चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं, लेकिन सिर्फ नाम लोगों ने अलग अलग रखे हैं। इन्होंने जो गोलकाय शरीर बताया है वो जैसे इन्होंने शेल्डन ने बताया था गोलाकृति वाला शरीर, उस वही सारी चीज़ें इसमें भी आती हैं। सुडौलकाय, जिससे कि शेल्डन ने जिसको आयताकृति वाला शरीर बताया था, इन्होंने उसे सुडौलकाय शरीर बताया है। लंबकाय शरीर, और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हम इनमें लेंगे। जो शेल्डन ने आयताकृति बताई थी और इन्होंने क्या बताया है, फ्रेशनर ने, इन्होंने आयताकार बताया है। दोनों की चीज़ों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। आयताकार जो व्यक्ति होता है वो इन्होंने लिया है कि जो ऊपर से नीचे तक चौड़ा होता है। इन्होंने उसको सुडौल में नहीं लिया है, ये ऊपर से नीचे तक जो है वो चौड़ा व्यक्ति होता है। और सुडौल का शरीर वाला व्यक्ति कैसा होता है? जिसका कि शरीर अनुपात में होता है, पुष्ट शरीर वाला होता है और ये जोशीला होता है। लंबकाय शरीर, ये पतला, नाजुक और मांसहीन व्यक्ति होता है। अब व्यक्तित्व को भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले भगवद गीता के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 आधार पर जो है भगवद गीता में इसको अलग अलग बताया गया है। भगवद गीता के अनुसार अगर हम सतोगुणी व्यक्तित्व को लेते हैं तो इन्होंने बताया है ये सद्गुण से संपन्न होता है ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म में और ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है। अब सद्गुण यानी अच्छे गुणों में जिसमें समाहित होते हैं वो सतोगुणी व्यक्तित्व कहा जाता है। रजोगुणी व्यक्तित्व किसको माना गया है? जिसमें कि सद्गुण और अवगुण
दोनों हों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें है उसको माना गया है रजोगुणी। पर ये धर्म में विश्वास इतना नहीं रखता, ये रखता है कर्म में विश्वास। ये काम करने में, किसी चीज़ को पाने के लिए, ये रजोगुणी व्यक्तित्व की खासियत होती है। गुणी व्यक्ति कैसा होता है? गुणी वाला जो व्यक्ति होता है वो युद्ध प्रेमी होता है, लड़ाकू मिजाज का होता है, बहुत जल्दी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। हिप्पोक्रेटिस के अनुसार, ये भी काफ़ी पुरानी भारतीय परंपरा के अनुसार इन्होंने, हिप्पोक्रेटिस ने बताया है, इन्होंने चिकित्सा के आधार पर व्यक्ति को 4 भागों में व्यक्तित्व को विभाजित किया है। इन्होंने चिकित्सा के आधार पर, यानी आयुर्वेद में जिस तरीके से अलग अलग माना जाता है, उसी अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया है। इन्होंने काला पित्त वाला, पीला पित्त वाला, अधिक रक्त वाला या कफ प्रधान व्यक्तित्व, ये इस प्रकार इन्होंने 4 बताए हैं। अब जो काला पित्त वाला व्यक्ति होता है उसको इन्होंने बताया है, यह कुंठित विचार वाला होता है और निराशावादी होता है, हमेशा दुखी रहने वाला होता है और मलिन व्यक्ति होता है, हमेशा दुख के बारे में ही सोचता रहता है, वो हमेशा कमियां ही देखता रहता है अपने में या दूसरे में, ये कभी खुश नहीं हो पाता। ये पीला पित्त वाला जो व्यक्ति होता है, पीला पित्त वाला व्यक्ति कैसा होता है, इसका स्वभाव कैसा होता है? पीला व्यक्ति वाला जो व्यक्ति होता है वो क्रोधी होता है, लड़ाकू होता है, तीव्र गति पसंद होता है, इसको हमेशा तेजी वाली चीज़ें पसंद होती हैं। तीसरा है अधिक रक्त वाला व्यक्ति। अधिक रक्त वाला व्यक्ति कैसा होता है? क्योंकि उसके शरीर में खून ज़्यादा है, कमज़ोर नहीं है वो व्यक्ति, तो अधिक रक्त वाला व्यक्ति कैसा होता है? ये सम्मानित व्यक्ति होता है, वीर स्वभाव वाला व्यक्ति होता है और आशावान रहता है हमेशा, वो अधिक रक्त वाला व्यक्ति होता है। कफ प्रधान व्यक्ति तो कैसा होता है? जिसमें कि कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, उसको इन्होंने बताया है, ये व्यक्ति होते हैं शांत होते हैं, भीरू होते हैं और उदार मन वाले होते हैं, ये किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ई स्प्रिंगर। ई स्प्रिंगर ने अपनी पुस्तक जो है, उनकी है टाइप्स ऑफ मेन, में व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। मूल्य दृष्टिकोण को रखते हुए इन्होंने इसको व्यक्तित्व को 6 भागों में विभाजित किया है। ये है सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्ति, सामाजिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व और सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व। अब अगर हम इनको अलग अलग समझते हैं तो इन्होंने, ये जो स्प्रिंगर है ये समाजशास्त्री हैं और इन्होंने मूल्य दृष्टिकोण जो के अनुसार इन व्यक्तियों को बांटा है। सैद्धांतिक भावना वाला जो व्यक्ति होता है वो दार्शनिक होता है, वैज्ञानिक होता है, लेखक और साहित्यकार इस श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? सैद्धांतिक भावना वाले व्यक्ति में। दूसरा है सामाजिक व्यक्तित्व। सामाजिक व्यक्तित्व के अंतर्गत समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, ये लोग आते हैं। इनमें आप एग्जाम्पल के तौर पे ये जान सकते हैं, जैसे जो समाजकर्ता थे, हमारे समाज सुधारक थे, बहुत से ऐसे हमारे देश में हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय, रामकृष्ण परमहंस, मदर टेरेसा, ये सब कौन थे? ये समाज सुधारक थे, वो अपने लिए नहीं कुछ करते थे, ये समाज के लिए ही जिंदा रहते थे। तीसरे हैं आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। आर्थिक व्यक्तित्व वाले जो कि केवल अर्थ के बारे में सोचते हैं, हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को इस श्रेणी में रखा गया है। ये कौन होते हैं? उद्योगपति होते हैं, व्यवसायी होते हैं और दुकानदार होते हैं। नंबर 4 है राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, जो राजनीतिक होते हैं वो कौन होते हैं?
इस श्रेणी में नेता होते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हो गए, सांसद हो गए, प्रधानमंत्री हो गए आदि, इनको इस श्रेणी में रखा जा सकता है। धार्मिक व्यक्तित्व वाले कैसे होते हैं, किस श्रेणी में इन्होंने धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को रखा है? उसमें पुजारी, साधु संत, पादरी, प्रीस्ट, मौलवी, ये जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, इनको धार्मिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व, अब सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व कैसा होता है? जो कि चीज़ों में खूबसूरती देखे या खूबसूरती प्रदान करे, दोनों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। जो लोग खूबसूरती देखना पसंद करते हैं वो भी हो सकते हैं, और जो खूबसूरती प्रदान करते हैं वो भी हो सकते हैं, पर इसमें खूबसूरती प्रदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो केवल देखना पसंद करते हैं वो उसको रख रखाव नहीं करते, केवल दूर से देख के प्रसन्न हो जाते हैं। पर जो सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो उसको संभालते हैं धरोहर के रूप में। इनमें कौन आते हैं? इनमें आते हैं मूर्तिकार, चित्रकार और संगीतकार। ये लोग चीज़ों को खूबसूरत बनाते हैं, सौंदर्य प्रदर्शित करते हैं। अब आज मैंने आपके सामने बहुत से मनोवैज्ञानिक लिए हैं, समाजशास्त्री लिए हैं, दर्शन शास्त्रियों के बारे में बात की है, और भारतीय मूल्यों के अनुसार व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार बताने वालों के बारे में बात की है। अब इस टॉपिक से हम कितने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं? केवल जितना मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किया है आज, उसमें से हम बहुत कम भी अगर आपके साथ में क्वेश्चंस बनाते हैं, तो चलिए आज हम लोग इसके साथ में क्वेश्चंस बनाते हैं और उनके आंसर भी देखते हैं, जिससे कि आपको इस व्यक्तित्व के प्रकार में से बहुत से प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आप फटाफट अपने आंसर दे लेंगे। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कौन सा? युंग के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया? तो आप क्या आंसर देंगे? 3 भागों में। दूसरा इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है? युंग ने किस आधार पर व्यक्तित्व को बांटा है? तो युंग ने किस आधार पर बांटा है? सामाजिकता के आधार पर बांटा है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए इसमें। अब अगर हम इसके आगे चलते हैं तो हम इसी प्रकार, जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था कि इनके कितने प्रकार हैं, कृष्ण ने कितने प्रकार में बांटा है? इन्होंने 4 प्रकार में बांटा है। अब कृष्ण ने किस आधार पर बांटा है? तो इन्होंने क्या, किस आधार पर बांटा है? शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया है। कृष्ण ने किस आधार पर विभाजित किया है? शरीर रचना के आधार पर विभाजित किया है। इसके बाद अगर हम इसी में पूछते हैं कि इन्होंने कितने भागों में, कृष्ण ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे कृष्ण? जर्मनी के रहने वाले थे। तो इस तरह से इसमें 3-4 क्वेश्चंस बन गए। नेक्स्ट आते हैं W.H. शेल्डन। W.H. शेल्डन कहाँ के रहने वाले थे? तो आंसर है अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने व्यक्तित्व को किस आधार पर विभाजित किया है? तो इन्होंने शरीर की विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया है। किसके आधार पर? शरीर की विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है W.H. शेल्डन ने? W.H. शेल्डन ने 3 भागों में विभाजित किया है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं थॉर्नडाइक, ये कहाँ के रहने वाले थे? थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है? इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। और इनका आधार क्या था विभाजित करने का? इनका विचार का आधार था विभाजित करने का। इसी तरह फ्रेशनर, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने व्यक्तित्व को किस आधार पर विभाजित किया? इन्होंने शरीर रचना के आधार पर विभाजित किया।
कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। ये क्वेश्चंस हर में से 3-4 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे और आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए और इसको अगर समझ के चलेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से दे लेंगे। आपके 4-5 नंबर केवल इतने में से ही मिल जाएंगे। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार यानी भगवत गीता के अनुसार जो यहाँ पे लिया गया है वो कितने भागों में बांटा गया है? व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सतोगुणी व्यक्तित्व, रजोगुणी व्यक्तित्व और तमोगुणी व्यक्तित्व। हिप्पोक्रेटिस ने किस आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया है? इन्होंने चिकित्सा के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया है। कितने भागों में? 4 भागों में। ई स्प्रिंगर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है? इन्होंने 6 भागों में विभाजित किया है। और इनका दृष्टिकोण क्या था? इन्होंने मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया है। इसी के साथ मैं आज आपका ये वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितना भी आपको एक टॉपिक लेती हूँ वो टॉपिक समझाने के साथ साथ उससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चंस उसमें बन रहे हों उसके विषय में आप लोगों के साथ चर्चा करके और सारे डाउट्स क्लियर कर दूं, जिससे कि आपको ये बार बार पढ़ कर के याद करने की कोशिश ना हो। एक बार समझ में आ जाएगा, आप फटाफट कर लेंगे।